नमस्कार दोस्तों। रफ्तार एक ऐसा नशा जो आंखों से नहीं अहंकार से देखा जाता है। हमने सोचा हम खुदा बन गए हैं, हमने सोचा हम आवाज से तेज उड़ सकते हैं, पर भूल गए थे आसमान हर गलती का हिसाब लेता है। यह कहानी सिर्फ प्लेन की नहीं है, यह कहानी है इंसानी घमंड, इंजीनियरिंग मार्वल और आग में जलती उम्मीदों की। तो चलिए आवाज से तेज उड़ते हैं कॉन्क्रीट के साथ। इमेजिन कीजिए आप अपनी सीट पर बैठे हैं, खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही है और 3 मिनट में आप 10,000 मीटर ऊपर होंगे, मैक 2 पर। कॉन्क्रीट सिर्फ एक प्लेन नहीं था, वो था इंसान का इक्वरस मोमेंट, जहां हमने पंख खुद बनाए लेकिन सूरज को छूने की जिद में जल गए। अभी मैंने बात करी मैक 2 की, तो मैक एक्चुअली एक रेशियो होता है, रेशियो इन बिटवीन द स्पीड ऑफ प्लेन एंड द स्पीड ऑफ लाइट। क्या आप एक ऐसी फ्लाइट में बैठना चाहेंगे जो साउंड बैरियर को तोड़ती हो? टाइप करके बताओ यस और नो। एक्चुअली ऐसा पॉसिबल था। मैंने था बोला क्योंकि आज के दिन ऐसी फ्लाइट्स नहीं हैं। हर इंडस्ट्री में समय के साथ जहां टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, वहां इस इंडस्ट्री में समय के साथ टेक्नोलॉजी पीछे हो गई या कर दी गई। इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। एक्चुअली जिन प्लेन्स की हम बात कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है सुपरसोनिक कॉन्क्रीट एरोप्लेन। सुपरसोनिक अपने आप में जुड़ा हुआ है एक शब्द सोनिक के साथ, जो कि आवाज की स्पीड को रिलेट करता है। आवाज की स्पीड जो लगभग 1237 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है, लेकिन ये वेरी करती रहती है। क्यों वेरी करती रहती है? सी लेवल पर जो एयर है उसका टेम्परेचर कितना है, एयर कितनी तेज गति से फ्लो कर रही है, अगर वो कम या ज्यादा करेगी तो उस हिसाब से ये जो स्पीड है वो भी कम और ज्यादा हो सकती है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं कहूंगा कि 1200 1250 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है। लेकिन हमने इस बैरियर को 1947 में ही तोड़ दिया था। ये 1947 में ऐसा पहली बार हुआ था जब इंसान ने आवाज की गति से तेज चलने वाला फाइटर जेट या यूं कहीं एक एरोप्लेन बना लिया था। और 1962 में ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर एक समझौता किया, एक डील पर साइन किए। उसके अनुसार वो ऐसा एरोप्लेन बनाने वाले थे जो साउंड बैरियर को तोड़ता है और जो लगभग 2 मैक की स्पीड के ऊपर ट्रेवल करेगा। और वह जो एरोप्लेन होगा वो सिर्फ फाइटर जेट्स में ही नहीं, वो टेक्नोलॉजी सिंपल पैसेंजर एरोप्लेन जिनमें आज हम उड़ते हैं, उनकी स्पीड लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, उन एरोप्लेन्स के लिए भी काम में आएगी। 1962 में ये समझौता होता है और उसके बाद इसके ऊपर रिसर्च होती है, चीजें जारी होती हैं, इंजीनियरिंग की जाती है। और उसके बाद मार्च 1969 ऐसा पहली बार हुआ था जब पहला कॉन्कॉर्ड सुपरसोनिक एरोप्लेन ने उड़ान भरी थी। एक्चुअली में जो ये सुपरसोनिक एरोप्लेन्स थे, ये फ्रांस से यूरोप से अमेरिका की दूरी जो 8.5 घंटे में तय होती थी, उसे मात्र 3.5 घंटे में कवर कर देते थे। तो इसमें समय बचता था और इस वजह से इसकी टिकट्स प्राइस बहुत ज्यादा हाई होती थी। तो इसमें अमीर लोग ही बैठते थे। और जब शुरू में ये एरोप्लेन्स बने थे और जब ऑपरेशन में आए थे, उस समय इसकी सीट इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती थी, नॉर्मल एरोप्लेन की जैसी सीट थी और इसमें मात्र 100 व्यक्तियों के बैठने का ही स्पेस था। जिस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया था उसके हिसाब से। और आप जो एरोप्लेन की नोज देखते हो आज के दिन, इस सुपरसोनिक एरोप्लेन में इतनी इंजीनियरिंग की हुई थी कि उसको भी ऊपर नीचे किया जा सकता था। जब एरोप्लेन उड़ेगा तो उसको नीचे कर लिया जाएगा और जब हवा में जाएगा तो एरोडायनेमिक्स को कंट्रोल करने के लिए वो नोज ऊपर आ जाएगी, चोंच आप समझ लो एक हिंदी भाषा में, तो वो ऊपर आ जाएगी ताकि एरोप्लेन अच्छे से फ्लाई कर सके। तो इतना अच्छा इसमें इंजीनियरिंग मार्वल था। और इसमें जिस हिसाब से फ्लाइट टिकट्स थी, टाइम बच रहा था, तो अमीर लोग इसमें बैठना प्रेफर करते थे। और इस वजह से धीरे धीरे इन लोगों ने इसमें सीट्स अच्छा करना शुरू किया, अच्छी सीट्स आना शुरू करी। उसके बाद तो इसमें लग्जरी को बढ़ा दिया गया, शैंपियन और कैवियार तक इसमें दिए जाने लगे। और 1990 के दशक में तो ऐसा हुआ था कि उस समय की हर चर्चित शख्सियत, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, फुटबॉलर हो, क्रिकेटर हो, कोई बहुत बड़ा समाज सेवक हो, कोई बहुत बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यहाँ तक कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने भी इस एरोप्लेन में सफर किया था। वो हर व्यक्ति उसमें सफर करना चाहता था क्योंकि वो उनके लिए तथाकथित स्टेटस सिंबल था। लेकिन इन सब के बीच में आती है 25 जुलाई सन 2000 की डेट। एयर फ्रांस की एक फ्लाइट पेरिस के एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क जाने के लिए तैयार है, वो टेक ऑफ करने वाली है। शाम के समय 4:40 पर फ्लाइट रनवे पर पहुंचती है और टेक ऑफ करना शुरू करती है। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करना शुरू करती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो बैठा होता है वो देखता है कि आग लगने लग रही है फ्लाइट के पिछले हिस्से में।
वो पायलट को सूचित करता है, लेकिन वो इतना समय नहीं होता कि उस समय फ्लाइट को रोका जा सके। इसका एक स्पेशल टाइम होता है, वहां तक ही जाकर फ्लाइट को रोका जा सकता है। अगर वहां तक नहीं रोक पाए तो फिर उसे फ्लाई करना ही होता है, टेक ऑफ लेना ही होता है। इसके बीच में जब उन्होंने पायलट्स को सूचित कर दिया तो पायलट्स कोशिश करते हैं उसे अपने लेवल से बुझाने की कोशिश करते हैं, वो इंजन ऑफ करते हैं ताकि जो इंजन में आग लग रही है वो कम हो जाए। लेकिन इस चक्कर में जो फ्लाइट है उसकी स्पीड कम होती है और उसके बाद प्लेन फ्रांस शहर से मात्र 15 किलोमीटर दूर जाकर एक हॉस्टल में क्रैश कर जाता है। और जब ये जलती हुई फ्लाइट्स लोगों ने एयरपोर्ट्स के ऊपर से देखी थी तो कुछ लोगों ने गाड़ी में देखा कि एक जलती हुई फ्लाइट जा रही है और पीछे उसकी आग लग रही है, मतलब फ्लाइट के पीछे आग लग रही है। तो एक अजीब ही नज़ारा लोगों ने देखा था। और मात्र 15 किलोमीटर दूर जाकर कुछ सेकंडों के बाद, कुछ मिनटों के बाद वो फ्लाइट एक हॉस्टल पर क्रैश कर जाती है। क्यों हुआ था ये क्रैश? इसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है कि जब ये फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी उससे पहले कॉन्टिनेंटल एयरलाइन की फ्लाइट ने लैंडिंग की थी और उससे एक मेटल की स्ट्रिप, 17 सेंटीमीटर मेटल की स्ट्रिप टूटकर रनवे पर गिर गई थी। एक्चुअली ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, जब एरोप्लेन टेक ऑफ करते हैं तो उस समय कोई स्ट्रिप वगैरह मेटल की टूटकर गिर जाती है। उसके बाद एयरपोर्ट्स की जो रनवे होता है, रनवे पट्टी की सफाई वगैरह होती है प्रॉपर वे में, लेकिन उस समय ये हुआ नहीं या कोई दिक्कत थी, मैं आगे बताऊंगा इस बारे में। तो उससे होता यह है कि जब ये एरोप्लेन टेक ऑफ के लिए जाता है तो वो मेटल की स्ट्रिप इसके टायर में लगती है, टायर फटता नहीं है, फूटता नहीं है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। मतलब लगेगी, बहुत तेज गति से एरोप्लेन उड़ता था, 2 मैक की स्पीड आप समझ रहे हो, लगभग 2197 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है। और जब टायर पर वो लगती है मेटल की स्ट्रिप तो वो टायर को फाड़ देती है और टायर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और वो छोटे छोटे टुकड़े टूटकर एरोप्लेन की जो लेफ्ट विंग है उसके पास में जाकर जोर से लगते हैं और उसकी वजह से जो फ्यूल टैंक था वो फ्यूल टैंक लीक हो जाता है और वहां से फ्यूल निकलना शुरू हो जाता है। अब चूंकि वहां से फ्यूल निकलना शुरू हुआ और फ्यूल निकलने के कारण जो एरोप्लेन के पहिए थे वो भी बहुत तेज गति से रिवॉल्व कर रहे थे, बहुत तेज गति से चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। और वहीं पर एरोप्लेन का इंजन वगैरह होता है तो हीट बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से वो जो फ्यूल हीट पकड़ लेता है और इस वजह से उस एरोप्लेन में आग लग गई थी। और इस लगी हुई आग को पायलट्स बुझा नहीं पाए। उन्होंने कोशिश की थी फ्लाइट को स्टडी करने की, फ्लाइट को सही ढंग से उड़ाने की, एरोप्लेन के इंजन तक उन्होंने बंद किए थे, लेकिन इंजन बंद करने के चक्कर में जो फ्लाइट स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास थी वो डाउन होते होते इतनी डाउन आ गई कि वो उसको उड़ा नहीं पाए और वो सीधा जाकर होटल में क्रैश कर गई। और जैसे ही फ्लाइट क्रैश करती है उसमें बैठे सभी के सभी पैसेंजर तुरंत प्रभाव से मर जाते हैं। 100 अमीर लोग, क्योंकि अमीर लोग ही इसकी टिकट लेते थे। आप यकीन मानेंगे आज से 23 साल पहले इसकी टिकट लगभग $12,000 हुआ करती थी और अगर इन्फ्लेशन को काउंट किया जाए तो इसकी टिकट की प्राइस आज के दिन पड़ेगी लगभग $20,000। मतलब फ्रांस से न्यूयॉर्क जाना और आना एक फ्लाइट का कॉस्ट पड़ती थी लगभग आज के दिन 16 से 17 लाख रुपए। तो लोग इतनी महंगी फ्लाइट्स क्यों लें, मतलब क्यों लेते थे? क्योंकि उनके लिए स्टेटस सिंबल था। और जैसे ये फ्लाइट क्रैश हुई उसके तुरंत बाद उसमें बैठे 100 के 100 पैसेंजर, 100 अमीर लोग और 9 क्रू मेंबर, उनकी डेथ हो जाती है। हालांकि कॉन्कोर्ड एक इंजीनियरिंग का मार्वल था, चमत्कार था, लेकिन उसकी स्पीड उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। क्या ऐसा प्लेन आज के दौर में सर्वाइव कर सकता है? कमेंट में लिखकर बताओ यस या नो, नेवर। लेकिन सिर्फ हादसे ने कॉन्क्रीट को नहीं मारा। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ एक हादसे की वजह से कॉन्क्रीट मर गया, नहीं, इसे मारा पैसे ने, पॉलिटिक्स ने और पेट्रोल प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस ने। अगर हम फीचर्स की बात करें जो आज बोइंग 747 है उसकी और कॉन्क्रीट की, तो पैसेंजर्स इसमें इधर बोइंग इधर कॉन्क्रीट 416 आते हैं, इसमें 100 आते थे। टिकट प्राइस इसकी लगभग 1 लाख पड़ती है, इसकी 16-17 लाख जो मैंने आपको बताया वैसा पड़ती थी। इसकी मेंटेनेंस करने की कॉस्ट मीडियम मॉडरेट पड़ती है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव लेवल की, मतलब उस जमाने में ब्रिटिश एयरवेज को इसे मेंटेन करने के लगभग पड़ते थे $1 बिलियन, जो आज के दिन देखें तो लगभग पड़ेगा 1.7-1.8 बिलियन डॉलर पर ईयर। इतना महंगा इसका मेंटेनेंस था। तो जैसे ये क्रैश होता है उसके बाद कुछ समय के लिए फ्रांस और ब्रिटेन की सरकार मिलकर ये घोषणा करती हैं कि जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक हम इन सभी कॉन्क्रीट फ्लाइट्स को मतलब सस्पेंड कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद इसके ऊपर काम होएगा और लगभग 1 साल लग जाता है। 1 साल के बाद, 1-1.5 साल के बाद लगभग नवंबर 2001 में वो लोग फिर से कॉन्क्रीट फ्लाइट्स को दोबारा चालू करते हैं। लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ी कमजोरी या गलती साबित होती है
क्योंकि आपको पता होगा सितंबर 2001 में ही क्या हुआ था। सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ था और उसके बाद एविएशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी। लोग फ्लाइट्स में चढ़ना जाना, फ्लाइट्स में सफ़र करना ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे या जाना ही नहीं चाहते थे, उनको इतना डर था, भय था। और उसके बाद सितंबर के बाद नवंबर में जब इन लोगों ने दोबारा से अपनी फ्लाइट्स चालू करी तो लोगों में इसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया और मतलब खाली प्लेन्स उड़ने लगे। बहुत कम लोग इसमें सफ़र कर रहे थे। हालांकि कॉन्क्रेड के इतिहास में आज तक सिर्फ ये 25 जुलाई का इंसिडेंट छोड़ दो तो कभी नहीं हुआ था कि ये प्लेन कभी क्रैश किया हो। ये जहां 8.5 घंटे लगते थे पेरिस से न्यूयॉर्क पहुंचने में, वहां 3.5 घंटे में पहुंचा रहा था। लेकिन वही जो मैंने आपको बात बताई कि 16-17 लाख रुपए देकर कोई इसमें क्यों जाए, जबकि कोई खास विशेष लग्जरी भी नहीं मिल रही। उससे अच्छा तो वो कोई और सीट बुक कर लेगा जहां पर सोकर लेट कर आराम से जाएगा और पूरी लग्जरी के साथ लेगा। तो कई सारी चीजें थी और एक सबसे बड़ी बात थी कि ये मैक 2 की स्पीड पर चलता था तो चलते टाइम सोनिक बूम निकालता था और उसकी वजह से बहुत ज्यादा तेज साउंड होती है, बहुत ज्यादा आवाज आती है। तो लोग इस चीज से परेशान थे और वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कि भाई 1 या 2 दिन के लिए हम अगर इसको एक्सप्लोर करना चाहते तो ठीक है, लेकिन रोज रोज अगर किसी की छत के ऊपर से इतनी तेज आवाज के साथ अगर ये एरोप्लेन उड़ रहा है तो उनके लिए परेशानी होगी। इससे निजात पाने के लिए हालांकि उन लोगों ने कोशिश करी थी कि इसका ज्यादातर रूट सी के ऊपर से रखा जाएगा, लोगों को घरों के ऊपर से नहीं रखा जाएगा, लेकिन फिर भी कितना ही रख लेंगे। दूसरा मैंने आपको मेंटेनेंस बताया कितना ज्यादा मेंटेनेंस था। तीसरा फ्यूल प्राइस, जो नॉर्मल एरोप्लेन्स हैं उनमें फ्यूल लगता है 5400 किलोग्राम पर आवर के लगभग और इसमें लगता था 20,500 किलोग्राम पर आवर फ्यूल। आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा फ्यूल कॉस्ट आती थी इसकी। एक दिन ऐसा आया फिर उसके बाद मार्च 2003 में कि इसको हटा दिया गया और उसके बाद ये एरोप्लेन दोबारा कभी नहीं उड़े और इसको हमेशा के लिए रिटायर कर दिया गया है। आज लगभग तकरीबन 23 साल हो गए हैं, क्योंकि 2003 में हटाया था तो 22-23 साल के आसपास हो गए हैं। उसके बाद से आज तक कोई भी सुपरसोनिक विमान एग्जिस्ट नहीं करता है। और आप जानते होंगे कि आज के दिन लगभग 90% जो एविएशन इंडस्ट्री है जिसमें एरोप्लेन उड़ते हैं उनमें एयरबस और बोइंग का ही वर्चस्व है। तो ये हुआ, घटना हुई या कॉन्टिनेंटल की वो स्ट्रिप क्यों पड़ी थी, ये भी एक मिस्ट्री है। इसके पीछे कई प्रकार की थ्योरी घूमती हैं, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। आप लोग देखना इसके बारे में नेट पर पढ़ना। लेकिन फिर एक महत्वपूर्ण बात आती है कि क्या अब कभी ऐसा नहीं हो पाएगा कि इंसान मैक 2 की स्पीड में या सुपरसोनिक एरोप्लेन्स में दोबारा से उड़ान भर पाए? इसका जवाब है हाँ, ऐसी कोशिशें जारी हैं। अमेरिका के एक स्टार्टअप है बूम के नाम से, वो कोशिश कर रहा है कि वो मैक 2 के बराबर तो नहीं लेकिन 1.7 के आसपास स्पीड वाला, मतलब 1800-2000 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास की स्पीड वाला एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बना रहा है। और यूनाइटेड एयरलाइंस जो अमेरिका की है उसने 50 एयरक्राफ्ट का उसको ऑर्डर भी दिया है और उन लोगों ने कहा है कि हम इसमें सस्टेनेबल फ्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे जो बायोडिग्रेडेबल होंगे और ये जीरो नेट कार्बन इमिशन, मतलब किसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करेगा, जीरो कार्बन इमिशन करेगा। और इसमें जो सुपरसोनिक बम है उसको भी कम करने की कोशिश की है कि ये इस प्रकार से नहीं होगा, लोगों को अफेक्ट नहीं करेगा। तो इन सब चीजों की तरफ ध्यान देकर एक दोबारा से कोशिश चल रही है। अगर सारी कोशिश सही रही तो वो साल 2029 ही होगा जब आप दोबारा से एक सुपरसोनिक एरोप्लेन देखेंगे जिसमें कि आम लोग सफर कर सकते हैं 2029 में। लेकिन फिर भी उसकी स्पीड 1.7 मैक ही होएगी और ये फिर भी कॉन्क्रेड की तुलना में कम ही रहेगी, क्योंकि कॉन्क्रेड 2.0 मैक पर चलता था। 2.0 मैक मतलब 2200 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास की उसकी स्पीड थी और इसकी 1800 के आसपास किलोमीटर पर आवर के आसपास ही रहने वाली है। तो हो सकता है कि जल्दी ही हमें कोई दूसरा सुपरसोनिक एरोप्लेन देखने को मिले, क्योंकि ये इंजीनियरिंग का पूरा मार्वल है, चमत्कार है। और जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि 1947 में इस कोड को क्रैक कर लिया गया था, लेकिन हर जगह जहां टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है, वहीं इस इंडस्ट्री में, इस एविएशन इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी धीरे धीरे पीछे ही जाती गई। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि और भी कई स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो इसको आगे ले जाएंगे। और अगर ऐसा रहा तो सिंगापुर से दुबई के बीच का समय जिसमें 7 घंटे लगते हैं वो 2.5 से 3 घंटे में ही पूरा हो जाएगा लगभग। तो एक अच्छी बात है जिसमें समय बचेगा, प्राइसेस भी हो सकता है कम हो अगर बायोडिग्रेडेबल फ्यूल का इस्तेमाल होएगा तो उसके कारण। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ऐसा कुछ होएगा और एक नया इंजीनियरिंग मार्वल आपको देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा आज का ये एनालिसिस बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइंस में जिज्ञासा रखने वाले अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ या फैमिलीज ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मैं पीयूष कुमार।